बोले भारत। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की रही धूम। उत्तराखंड खेल विभाग ने विशेष कार्यक्रम किया आयोजन। कार्यक्रम में सीएम धामी रहे मौजूद। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। रिजर्वेशन पर स्थिति साफ न होने की वजह से रोक। अगली सुनवाई तक पंचायत चुनाव प्रक्रिया रहेगी स्थगित। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 विधानसभा चुनाव में भरी हुंकार। बीजेपी सरकार को दी सीधी चुनौती। कहा कि भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगार के सत्र जनता चाहती है बदलाव। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं देहरादून में आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की धूम रही। उत्तराखंड खेल विभाग के तहत इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओलंपिक भावना के प्रचार प्रसार और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की गई। हम खेल भावना के साथ खेल के सभी नियमों का पालन करेंगे। हम अपने साथियों, प्रतिद्वंदियों और खेल प्रशिक्षकों एवं खेल से जुड़े तकनीकी अधिकारियों का सम्मान करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। हम प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन करे बिना खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, उत्तराखंड सरकार की खेल मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी और हमारे सभी खेल संघों से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण और आए हुए सभी हमारे अभिभावकगण, अतिथिगण, उपस्थित सभी महानुभाव और आज के ओलंपिक दिवस के अवसर पर आए हुए सभी हमारे खिलाड़ी, छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और साथ में हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले आप सभी का आज के इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं तथा खेल भावना के प्रतीक पर्व ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए विशिष्ट है, क्योंकि आज एक और जहां हम मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के 3900 और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के 2155 खिलाड़ियों को धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर रहे हैं, वहीं विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। मैं सम्मानित होने वाले सभी खिलाड़ियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे खिलाड़ियों, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस
पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये दिन हमें स्मरण करवाता है कि खेल केवल एक पदक जीतने की प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि खेल मानवता, एकता और शांति के साझा मूल्यों का प्रतीक भी है। आज जब हम ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो हमारे भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों से हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। चाहे वो नीरज चोपड़ा की जेवलिन थ्रो में स्वर्णिम जीत हो, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना जैसी बेटियों की संघर्ष गाथा हो, या भारतीय हॉकी टीम की शानदार वापसी हो, हमारे हर खिलाड़ी ने ये साबित किया है कि भारत अब सिर्फ खेलों में भागीदार नहीं है, बल्कि एक विजेता की भूमिका में भी है। आज भारत के खिलाड़ी खेल के हर क्षेत्र में भारत का तिरंगा शान से ऊंचा करते हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज हमारे राज्य के भी कई युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा रहे हैं, अपना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा उन सभी खिलाड़ियों के लिए एक बार आज के इस दिवस पर आप सब लोग तालियां बजाकर उनका सबका प्रोत्साहन करें। भारतीय संस्कृति में खेलों का इतिहास अत्यंत प्राचीन, गौरवशाली और बहुत समृद्ध रहा है। चाहे वो रामायण का काल हो, महाभारत का काल हो, ऐसे प्राचीन ग्रंथों में भी खेलों का उल्लेख न केवल मनोरंजन के रूप में हुआ, बल्कि इसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का एक माध्यम भी माना गया। भगवान श्री राम की धनुर्विद्या हो, श्री कृष्ण की बांसुरी हो, अर्जुन का धनुष और आज के ओलंपियन का मैदान, सभी में एक बात समान है, समर्पण और साधना। प्यारे खिलाड़ियों, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करिए, फल की चिंता न करिए, क्योंकि फल की चिंता में तुम्हारा अधिकार नहीं है। और मेरा भी मानना है कि यही सच्ची खेल भावना है, जिसमें आप फल की चिंता किए बिना पूरे समर्पण और मेहनत के साथ खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं। मैं आज आप सभी खिलाड़ियों से आह्वान करना चाहूंगा कि आज जो खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, भविष्य में अनेक संभावनाएं जिनके लिए हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी असफलता से, हार से निराश न होकर खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। खेलिए, सीखिए और समाज और देश के लिए प्रेरणा बनिए। प्यारे खिलाड़ियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया अगर किसी के रुख का इंतजार करती है तो भारत के रुख का इंतजार करती है, क्योंकि आज हमारा नया भारत वैश्विक स्तर पर भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत की वैश्विक शक्ति बढ़ी है। आज अनेक प्रकार से भारत की जो स्वीकारता है पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है। हर क्षेत्र में आज भारत का डंका बज रहा है, चाहे खेलों का क्षेत्र भी आज इससे अछूता नहीं है। पहले लोग कहते थे कि 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है, पर खेलों में प्रदर्शन हमारा जीरो है। परंतु आदरणीय मोदी जी की इस धारणा ने, ये धारणा थी, इस धारणा को मोदी जी के द्वारा जो प्रोत्साहन दिया गया, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया, उन्हें खेलते समय, जाते समय प्रोत्साहित करना हो, या खेल खेलने के बाद, जीत या हार के बाद फिर से उनका उत्साहवर्धन करना हो, उनको प्रोत्साहित करना हो, वो हमेशा अनवरत रूप से इस काम को करते हैं। आप सभी जानते हैं किसी देश में खेल का इकोसिस्टम कितना बेहतर है, कौन सा देश कैसा प्रदर्शन कर रहा है, इसका पता ओलंपिक में उस देश की तरफ से क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों की संख्या से पता चलता है कि उनका मानक क्या है। 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक के लिए भारत के 83 एथलीटों ने क्वालिफाई किया था, परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हुए 2 ओलंपिक, रियो दी जेनेरियो 2016 और टोक्यो
2020 ओलंपिक के लिए क्रमशः 117 और 126 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। ये आंकड़े बताते हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2023 में चीन में संपन्न हुए एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ भारत 2030 युवा ओलंपिक और 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भी तैयार है। प्यारे खिलाड़ियों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खेलों का बजट पहले से कई गुना यानी कि 3 गुना बढ़ा दिया गया है। तो वहीं खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन शुरू। 2 लाख तक प्रोजेक्ट पर 30% तक सब्सिडी। स्वरोजगार योजना से 50,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। उद्योग विभाग ने आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत। योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना। पात्र लाभार्थी विभागीय पोर्टल से कर सकते हैं आवेदन। तो वहीं आपको बताते चले देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पात्र लाभार्थी अब विभागीय पोर्टल से आवेदन दे सकते हैं। योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना है। तो वहीं आपको बताते चले स्वरोजगार योजना से 50,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। 2 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 30% तक की सब्सिडी मिलेगी। जहां आपको बता दें कि स्वरोजगार योजना से 50,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। वहीं उद्योग विभाग ने आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। योजना का उद्देश्य आपको बता दें कि युवाओं को प्रेरित करना है। तो वहीं खबर सामने आ रही है नैनीताल से, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। जहां रिजर्वेशन पर स्थिति साफ न होने की वजह से ये रोक लगाई गई। सरकार हाई कोर्ट में नहीं रख पाई स्पष्ट पक्ष। सरकार को देना होगा आरक्षण को लेकर ठोस जवाब। अगली सुनवाई तक पंचायत चुनाव प्रक्रिया रहेगी स्थगित। तो वहीं आपको बता दें कि अब सरकार को एक आरक्षण को के लिए ठोस जवाब देना होगा। सरकार हाई कोर्ट में अपना पक्ष जो है वो स्पष्ट नहीं कर पाई। रिजर्वेशन की स्थिति साफ न होने की वजह से कोर्ट ने रोक लगाई है। जहां आपको बता दें कि रिजर्वेशन पर स्थिति साफ न होने की वजह से रोक लगाई गई। सरकार को अब देना होगा आरक्षण को लेकर ठोस जवाब, जिसको लेकर अब अगली सुनवाई तक पंचायत चुनाव प्रक्रिया अब स्थगित रहेगी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट ने आपको बता दें कि रोक लगा दी है। रिजर्वेशन पर स्थिति साफ न होने की वजह से यह रोक लगाई गई है। सरकार हाई कोर्ट में पक्ष जो है अपना वो नहीं रख पाई है, जिसके चलते ये रोक लगाई गई है। वहीं आपको बता दें उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की ने रोक लगा दी है। तो वहीं खबर सामने आ रही है, जब पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस का मिशन मोड एक्टिव। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव के लिए बनाई व्यापक रणनीति। ग्राम से जिला पंचायत तक चुनाव के ताकत झोंकेगी कांग्रेस। वहीं 12 जिलों के लिए नियुक्त किए गए प्रभारी वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई अहम बैठक। करण मेहरा की अध्यक्षता में रणनीतिक चर्चा। पूर्व सीएम हरीश रावत, यशपाल आर्य भी इस मीटिंग में रहे मौजूद। साथ ही गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें करण मेहरा की अध्यक्षता में ये चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें वरिष्ठ नेताओं ने सौंपी गई अहम बैठक, जहां कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को लेकर बनाई एक व्यापक रणनीति। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस का ये जो मिशन मोड है वो एक्टिव हो चुका है। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव के लिए एक बनाई है जो व्यापक रणनीति, जिसके को लेकर एक बैठक भी गई। ग्राम से जिला पंचायत तक चुनाव में अब कांग्रेस जो है अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। 12 जिलों के लिए नियुक्त किए गए प्रभारी वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई अहम जिम्मेदारियां। तो वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठ नेताओं को जो है सारी अहम जिम्मेदारियां अब सौंप दी गई है। इसे लेकर प्रदेश सरकार कार्यालय में एक अहम बैठक भी आयोजित की गई, जहां करण मेहरा की अध्यक्षता में रणनीतिक चर्चा हुई, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, यशपाल आर्य रहे मौजूद। साथ ही गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। तो आपको बताते चले गणेश गोदियाल सभी नेतागण इस मीटिंग में मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही। कांग्रेस ने चुनाव को लेकर घोषित किया जिला प्रभारी। पूर्व सांसद महेंद्र सिंह पाल को मिला
चंपावत का जिम्मा महेंद्र सिंह लूठी बागेश्वर, धीरेन्द्र प्रताप अल्मोड़ा से प्रभारी, भागीरथ भट्ट पिथौरागढ़ और संजीव आर्य नैनीताल से प्रभारी, रणजीत सिंह रावत उधम सिंह नगर, सूर्यकांत धस्माना टिहरी से प्रभारी, मंत्री प्रसाद नैदिया उत्तरकाशी, विक्रम सिंह नेगी रुद्रप्रयाग के प्रभारी, वीरेंद्र जाति देहरादून, तो वहीं प्रदीप थपियाल चमोली पौड़ी के प्रभारी, लखपत बुचौला पौड़ी से प्रभारी जो है नियुक्त किए गए। तो वहीं आपको बताते चले कि अब लखपत बुचौला पौड़ी से है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस ने चुनाव को लेकर अब अपना जिला प्रभारी जो है वो घोषित कर दिया है। महेंद्र सिंह लूठी बागेश्वर से बनाए गए हैं, जहां आपको बताते चले पूर्व सांसद महेंद्र सिंह पाल को मिला है पंचायत का जिम्मा। महेंद्र सिंह लूठी बागेश्वर से, वहीं धीरेन्द्र प्रताप अल्मोड़ा से प्रभारी बनाए गए। भागीरथ भट्ट पिथौरागढ़ और संजीव आर्य नैनीताल से प्रभारी बनाए गए। तो वहीं आपको बताते चले कि खबर उत्तराखंड से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने 2027 विधानसभा चुनाव की हुंकार भर दी है। काशीपुर दौरे के दौरान प्रेस वार्ता में उन्होंने बीजेपी सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता अब बदलाव चाहती है। रावत ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और इस बार बीजेपी की झूठ, लूट और फूट की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा। साथ ही कार्यकर्ताओं से पंचायत व निकाय चुनावों के लिए सतर्क रहने का भी आह्वान किया गया है। 4 महीने के अंदर आपने मुझे पूरे उत्तराखंड नापते हुए देखा होगा और जगह जगह मैं कांग्रेस के लोगों का आह्वान करके कह रहा हूं कि ये झूठ, लूट, फूट की सरकार को उखाड़ करके फेंको, 2027 में बदलाव लाओ, और उसके लिए 4 महीने से प्रयास कर रहा हूं। तो वहीं उत्तराखंड में एक और वरिष्ठ अधिकारी ने वीआरएस लेने के सियासी तापमान चढ़ गया है। आईपीएस रचिता जुयाल के इस्तीफे के बाद अब आईएफएस अफसर धनंजय मोहन ने भी नौकरी से सर्वोच्च आपको बताते चले सेवानिवृत्ति ले ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईमानदार अधिकारियों को हटाकर चहेतों को कुर्सी दिलाई जा रही है। महरा ने वीआरएस की स्वीकृति में तेजी पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि अफसर ने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है, लेकिन विपक्ष अब सरकार को घेरे में खड़ा कर रहा है। देखिए, मेरे को आप फॉरेस्ट के अधिकारी की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा एक संज्ञान है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था क्योंकि सरकार में बैठे हुए कुछ लोग अपने पसंदीदा व्यक्ति को उसमें बैठाना चाह रहे थे और उनको मजबूर किया गया कि वीआरएस लें। नहीं तो वीआरएस के लिए आदमी अप्लाई करता है, कई हफ्तों तक तो फाइल ही नहीं कोई देखता, घंटों के अंदर उसमें दस्तखत हो जाना इस बात का संकेत है कि उनको जानबूझकर वीआरएस लेने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि वो अपनी सीमाओं में बधे हुए खुल के कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो मेरी पुख्ता जानकारी है, कुछ कर्मचारियों के माध्यम से उनको परेशान किया गया, उनको मजबूरन किया गया और अपने चहेते आदमी को उस पद पर बैठाया गया। तो वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की रणनीति इस बार मौसम के अनुसार बनाई जा रही है। निर्वाचन आयोग ने मौसम विभाग से मतदान के दिनों का पुनर्नुमान मांगा है। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक की बुलाई गई है, जिसमें जिन दुर्गम और पर्वतीय इलाकों में बारिश की ज्यादा खतरे हैं उन्हें पहले चरण में चुनाव में शामिल किया जाएगा। इस बार 47 लाख से अधिक नए मतदान वोट डाले जाएंगे। में 49 विकास खंडों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना भी जताई है। तो मैं आपको बताते चले, चुनाव पूर्व मौसम पूर्वानुमान जरूरी
मौसम के अनुसार तय होंगे चुनाव। 40 लाख नए वोटर करेंगे मतदान। चुनाव पूर्व मौसम पूर्वानुमान जरूरी, तो वहीं चुनाव को लेकर पहले ही मौसम का पूर्वानुमान जानने के बाद अब चुनाव की जो तारीख है वो रखी जाएगी, जिससे आपको बताते चले 40 लाख नए वोटर जो है। तो वहीं उत्तराखंड की कई फार्मा कंपनियों की दवाइयां गुणवत्ता मानकों पर फेल हो गई हैं। केंद्रीय औषधि गुणवत्ता नियंत्रण संगठन की जून माह की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर और रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र की कई कंपनियों की दवाएं परीक्षण के खतरे में है। साथ ही आपको बताते चले परीक्षण के घेरे में नहीं उतरी है। तो वहीं अब राज्य खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग इन कंपनियों की सप्लाई पर अब रोक लगाने जा रहा है। कभी जल, जंगल और जमीन के लिए पहचाना जाने वाला उत्तराखंड आज बेहतरी, विकास और माफिया कब्जों की चपेट में है। देहरादून के माल देवता क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नदी की दुर्दशा, रिजॉर्ट निर्माण, प्लॉटिंग और भू माफिया की खुली दबंगई दिखाई गई है। सवाल यह है कि प्रशासन और शासन आखिर कब जागेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले में सीधे हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। तो वही हरिद्वार के गंगनहर क्षेत्र में जमानत पर छूटकर बाहर आए अनीश ने पुलिस और कानून दोनों को चुनौती दे दी है। 13 महीने बाद रिहा होकर 40 से 50 समर्थकों के साथ हूटर बजाते हुए निकाली रैली और खुद को विधायक प्रतिनिधि बताया। वहीं वायरल वीडियो में पुलिस ने की साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही एसएसपी प्रेम सिंह डोभाल ने के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के घर दबिश दे दिए, लेकिन अनीश फरार हो गया। वहीं आपको बता दें कि उसका भाई जावेद हिरासत में लिया गया है और 3 गाड़ियां भी सीज कर ली गई हैं। तो वहीं रुद्रप्रयाग के नए जिला अधिकारी प्रतीक जैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने केदारनाथ मार्ग यात्रा मार्ग पर पैदल निरीक्षण किया, साथ ही यात्रियों से सीधे संवाद किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बाबा केदार के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लिया। तो वहीं डीएम की ये सादगी और संवेदनशीलता लोगों को खूब भा रही है। तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद से चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां दौरी खाल ब्लॉक में हसली गांव में गुलदार के हमले से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं 34 वर्षीय लता देवी खेत में बकरियां चरा रही थी, तभी घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंचने तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना से जवाड़ समेत कई गांवों में दहशत फैल गई है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और सुरक्षा के लिए वन कर्मियों की तैनाती भी की जा रही है। लता देवी को यहाँ पे ग्राम सभा हथनोड़ के सरहद में बाघ ने मार दिया है, जबकि जंगलात वालों को और एसडीएम साहब को मैंने अध्यक्ष जी द्वारा, माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, खनूर जी द्वारा उनको 5 बजे फोन कर दिया गया है और 7 बजने वाले हैं। अभी तक ये खाली फॉरेस्ट साहब और रेंजर साहब यही लोग पहुंचे हैं, बाकी कोई शासन नहीं पहुंचे यहाँ पे। ये कितनी दुख की बात है।
तो वहीं केदारनाथ धाम यात्रा रच रही नए कीर्तिमान। केवल 48 दिनों में 11,40,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके बाबा केदार के दर्शन के लिए ये यात्रा अब सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि उत्तराखंड की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक बन चुकी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।